तो इस एपिसोड की शुरुआत पर हम देखते हैं जहाँ पर ज़ॉबेन ने अपनी ज्यादा पावर यूज कर ली थी, उसकी वजह से वहीं पर बेहोश हो गया था। और फिर अगले दिन जहाँ पर ज़ॉबेन को होश आता है, जहाँ पर वो हैरान होते हुए कहता है, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। ऐसा लगता है मेरे शरीर से मेरे कपड़े गायब हैं और मुझे ट्रीटमेंट मिला है। जो कहते हुए वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके मेंटोर उससे कहते हैं, तुम अभी मत हिलो, मैंने अपनी लाइफ सो रिपेयरिंग की मदद से तुम्हारे उन बहुत ही ज्यादा खतरनाक घाव को हील किया है, जिनको ठीक करना काफी ज्यादा मुश्किल था। और अभी भी तुम्हारी काफी ज्यादा टूटी हुई हड्डियां और वो सभी डैमेज ऑर्गन्स, उन्हें ठीक होने में काफी ज्यादा समय लगेगा। जिसके बाद उसके टीचर उसे बताते हैं, तुम्हें जियान ने ढूंढा था। और आगे बोलते हुए कहते हैं, जब जियान ने तुम्हें इस कंडीशन में लेकर आया था तो मैं ये देखकर सच में काफी ज्यादा शॉक हो गया था। तुम्हारी सारी की सारी मेरिडियंस पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है किसी अनजान ताकत की वजह से, और तुम्हारी ज्यादातर हड्डियां भी टूट गई थी और ऑर्गन भी काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे। लेकिन ज़ॉबेन अपने सामान को देखते हुए कहता है, ये तो अच्छा है कि मेरी जरूरी चीजें खोई नहीं है। तो उसके टीचर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है आखिर तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया था? तो ज़ॉबेन बहाना बनाते हुए कहता है, मुझे तो सही से याद नहीं है, और साथ ही अपने मन में सोच रहा था मैं दूसरे से क्या कहूँ कि मेरे ऊपर ये ज़ैन ने अटैक किया था। ये कहना काफी ज्यादा अच्छा होगा कि मेरे ऊपर अटैक करने वाला कोई और ही नहीं बल्कि मेरा खुद का लाइफ प्रोविडेंस ही है। लाइफ प्रोविडेंस एक ऐसी चीज है जो खुद से जन्म लेती है और वो बॉडी की लिमिट को सरपास करने में मदद करती है, लेकिन वो खुद उससे आगे नहीं जाती। लेकिन ये प्रोविडेंस किन साइन के लिए वैसा केस में नहीं है। जब किन साइन बाहर आता है तो वो दूसरे की कॉन्सियसनेस को देकर सीधे उसके ऊपर अटैक करता है, चाहे भले इसमें मेरी खुद की जानी क्यों न चली जाए। तो टीचर उसको बोलते हैं, तुम्हें उसको याद करने में दिक्कत आ रही है, ये तो बुरी न्यूज है। जियान ने कहा था कि जब उसने तुम्हें ढूंढा था तो वहाँ पर किसी और का कोई भी ट्रेस नहीं था, पर उसने तुम्हें खून के पुल के अंदर तैरता हुआ देखा था। तो ज़ॉबेन उनकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है, क्या कोई भी ट्रेस नहीं? ज़ॉबेन उनकी बात सुनकर काफी घबरा गया था और अपने मन में सोच रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, कोई अब मुझसे ये मत कहना कि डॉक्टर यानजान उसी जगह पे फट गया था और जमीन पे पड़ा हुआ वो सभी खून मेरा नहीं उसका था। लेकिन उसके टीचर से बोलते हैं, मैंने कॉलेज की इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ बात करी है, इसलिए अब तुम सारी चीजें उनके ऊपर छोड़ सकते हो। और तुम्हारी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो तुम्हारी लाइफ सोल और साथ ही उसे बताते हैं, और मैंने तुम्हारे बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज पाया है जो कि तुम्हारे घाव के साथ है। तुम्हारी कई सारी इंजरीज तुम्हारे हार्ट के पास है, लेकिन ऐसा लगता है एक अजीब सी ताकत तुम्हारे दिल को पूरी तरह से सुरक्षित रख रही है, और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम कब के मारे जा चुके होते। तो ज़ॉबेन उनकी बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या एक अजीब तरीके की ताकत ने मुझे बचा लिया? तो उसके टीचर उससे कहते हैं, मैं तो पूरी तरह से श्योर हूँ। और जिसके बाद वो उसे आगे बोलते हैं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इस नोटबुक के अंदर मैंने अपने 7 स्किल पाम के बारे में लिखा है। जिसके बाद उसके टीचर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, ये तो ठीक है, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इसका केवल सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे तुम अपनी खुद की रक्षा कर सकते हो, तो इसीलिए अब से खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। तो ज़ॉबेन उनसे इस पाम के बारे में पूछता है, क्या ये एक विटिलिटी टेक्निक है? इसे देखने में ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो टीचर बोलते हैं, इसका असल नाम 7 लूज की पाम मूव है। इसके अंदर अलग तरीके के साथ पाम टेक्निक है, इसलिए मैं इसे 7 पाम सेटर टेक्निक कहता हूँ। तो ज़ॉबेन उनकी सारी बातें सुनने के बाद ठीक है बोलता है। तो साथ ही वो टीचर वहाँ से चलते हुए बोलते हैं, इसके 7 पाम टेक्निक के अंदर हर एक एसएस एनर्जी अलग अलग स्किल है, और इसके एस्केपेबल टेक्निक होने की वजह से इसको तुम दिमाग के अंदर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी फिजिक्स और ट्रेनिंग के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल होगी, इसलिए इससे तुम्हारी डेवलपमेंट को काफी ज्यादा फायदा होगा। कुछ समय तक इस इंजरीज की वजह से चल फिर नहीं सकते, तो इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी आराम करो, वरना अगली बार कोई तुम्हें पक्का आकर यहाँ पर मार देगा। तो ये सुनकर ज़ॉबेन हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं कुछ समय तक चल फिर नहीं सका? इसी वजह से ज़ॉबेन ली जियान को कॉल कर वो एंटी लॉ के बारे में बताता है, यानी कि हमारे बकरा भाई के बारे में, और उससे कहता है वो मेरे घर के अंदर है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है। तो ली जियान ये बात सुनकर ज़ॉबेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, उसके बारे में जैसे मैं सोचता हूँ मेरे छाती के अंदर एक भयानक का दर्द उठने लगता है। लेकिन ज़ॉबेन उसे बोलता है, मैं तो अभी यहाँ से हिल नहीं सका, इसलिए मैं उसे कुछ समय तक कुछ भी नहीं खिला पाऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी डॉर्मेट्री में तबाही मचा देगा, और एक तुम ही ऐसे हो जिससे मैं मदद ले सकता हूँ। तो ली जियान ये बात सुनकर उससे कहता है, ठीक है तुम आराम करो, मैं उसे संभाल लूंगा। जिसके बाद ज़ॉबेन अपने हाथ को देखते हुए कहता है, चलो कम से कम मेरे हाथों में तो ताकत है, जिससे मैं हाथ से क्या कर सकता हूँ ये तो आप लोग समझ ही सकते हो। और जब तक मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सका, मैं गेम खेल कर इस 7 सेटरिंग पाम को अपने गेम के अंदर कल्टीवेट कर सकता हूँ।
लेकिन क्या वो डॉक्टर येंजन सचमुच क्या वो सिर्फ उस पेड़ के लिए कर रहा था? और फिर जैसे ज़ाबेन अपने गेम को चालू करता है जहाँ पर वो अपने मोबाइल में खुद देखकर हैरान होते हुए कहता है आखिर डेड मैन ट्री के ऊपर ये वन क्या है? और फिर जैसे ज़ाबेन इस गेम के अंदर आकर देखता है तो वहाँ पर एक फ्लावर खिला हुआ था। तो ज़ाबेन ये देखकर हैरान होते हुए कहता है इसके ऊपर तो एक और फ्लावर आ चुका है, लेकिन पेड़ तो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सका कि कोई टच कर ले। लेकिन रुको, मेरे टीचर ने बताया था येंजन गायब हो चुका है, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या ये येंजन का ही फूल है? फिर वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ाबेन अपने गेम के अंदर उस 7 शैटरिंग पाम का प्रैक्टिस कर रहा था। उस टेक्निक को ज़ाबेन मास्टर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़ाबेन उसे काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद कहता है इसे 7 शैटरिंग पाम कहने के बजाय इसे वेटालिटी पंच कहना चाहिए। और साथ ही इस टेक्निक के बारे में बताते हुए कहता है इस 7 शैटरिंग पाम के टेक्निक के अंदर हर एक मूव की यूनिक स्टाइल है और इन सभी के बारे में अलग अलग लिखा गया है, पर अगर मैं इन सभी को मास्टर करना चाहता हूँ तो मुझे इसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा। जिसके बाद ज़ाबेन उस डेड ट्री पेड़ की तरफ देखते हुए कहता है इस पेड़ पे खिल रहा हुआ फूल आखिर इसके पकने के बाद आखिर क्या होगा? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ाबेन एंडनेस के डीपेस्ट केव में चला गया था, जहाँ पर वो गोल्डन एंड के साथ फाइट कर उसे हराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे काफी लंबे फाइट के बाद ज़ाबेन उसे देखते हुए कहता है मुझे लगा ही था कि इस ग्रेट एंड विंड के साथ ही इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वहीं पर उसकी बनाना फेरी इस टेक्निक का बार बार इस्तेमाल करने की वजह से सचमुच काफी ज्यादा थक गई थी। जिसके बाद ज़ाबेन तेजी से बढ़ते हुए गोल्डन एंड के पास जाकर ड्रैगन गेट अर्थवे टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस ककून के काफी ज्यादा करीब आ गया था। लेकिन जैसे ज़ाबेन उस ककून के करीब पहुंच पाता, लेकिन तभी अचानक से गोल्डन एंड उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ज़ाबेन उसे देखकर काफी हैरान हो गया था, जहाँ पर वो गोल्डन एंड अपने स्ट्राइक के साथ ज़ाबेन की तो छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। ज़ाबेन तो यहाँ पर गेम खत्म हो गया था, तो उसे देखते हुए कहता है ये तो हर बार अपने ककून की रक्षा करने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट रहती है। जिसके बाद ज़ाबेन बिस्तर पे पड़े पड़े अपनी टेक्निक के बारे में याद करते हुए कहता है ये अप्सरा टेक्निक असल में उड़ने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे सिल्वर फ्लाई एंड की उस एपिक क्लास मॉन्स्टर के साथ स्पीड कंपेयर किया जाए तो सच में काफी ज्यादा स्लो है और ये सब मेरे क्लास लिमिटेड लोअर एट्रीब्यूट की वजह से है। लेकिन अगर मुझे फ्लाइंग की एक अच्छी वेटालिटी स्किल मिल जाती है तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। जहाँ ज़ाबेन इसके बारे में सोच ही रहा था, लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ज़ाबेन किसी दवाई की बुराई कर रहा था, तो ये देखकर उसका सीनियर जियान उसे देखते हुए कहता है तुम इस तरह बुराई करना बंद करो, तुम हमारे टीचर की इस मेडिसिन की वजह से तुम्हारी रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी कुछ समय और तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। लेकिन ज़ाबेन जियान से टीचर के बारे में पूछता है कि वो उनसे कुछ बातें करना चाहता है और उनसे कुछ पूछना चाहता है। तो जियान ज़ाबेन से बोलता है हमारे टीचर जाओ जियान के साथ कुछ स्टडी करने गए हैं, लेकिन जल्दी ही वो वापस आ जाएंगे। और साथ ही वो उससे कहता है अगर तुम नॉलेज के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मैं प्रीटी श्योर हो कि तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो ये सुनकर ज़ाबेन अपने मन में कह रहा था अरे ये तो मैं भूल ही गया था कि जियान को ड्रैगन सिटी के बारे में काफी कुछ पता है, मैं इससे भी उसके बारे में पूछ सकता हूँ। तो ज़ाबेन उससे पूछता है मैंने ड्रैगन गेट के अंदर से अप्सरा टेक्निक को सीखा था, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो फ्लाइंग के लिए है, उस टेक्निक से बस मैं इधर उधर कूद सकता हूँ। तो क्या आपको कोई और इससे भी ज्यादा फास्टर फ्लाइंग टेक्निक के बारे में पता है जो कि एक लेजेंडरी क्लास के लिए हो? तो जियान इसके बारे में सोचकर कहता है अप्सरा टेक्निक पहले से ही काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग फुटवर्क टेक्निक है जो कि एक लेजेंडरी क्लास के लिए वेटालिटी स्किल है, पर अगर एक अप्सरा टेक्निक से काफी ज्यादा फास्टर टेक्निक हो, इसलिए वो काफी देर सोचने के बाद ज़ाबेन से कहता है सन चेजिंग, जब सूरज का पीछा करने वाले पक्षी सनसेट सिटी में घूमते हैं वही अकेले बचे हुए हैं जिनकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो ज़ाबेन ने सुनकर उससे कहता है क्या सनसेट सिटी, क्या इसका कुछ लेना देना सनसेट कॉलेज से है? तो जियान बोलता है बिल्कुल, शुरुआत में सनसेट कॉलेज के साथ इसका कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था जब ये शुरुआत में स्टैब्लिश हुआ था, और शुरुआत में इसका यही मतलब था एक ऐसी जगह जहाँ से सनसेट सिटी को देखा जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे जाओ जियान जिया को टोकते हुए कहता है ये सब भूल जाओ, बेसिकली एक सन चेजिंग बर्ड को मारना ये तो इम्पॉसिबल है। जियान और ज़ाबेन भी उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे, जहाँ पर जियान उससे कहता है मैं तुम्हारे ऊपर गीला कपड़ा नहीं फेंकना चाहता, पर अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि आखिर ये सनसेट सिटी कहाँ पर है तो मुझे बताओ कि आखिर तुम इसके बारे में क्या जानते हो? तो ज़ाबेन कुछ देर सोचकर उसे बोलता है जैसा सीनियर ने कहा ये कॉलेज वो जगह है जहाँ से उसे देखा जा सकता है। तो जियान उसे बोलता है कि वो हम सभी के सर के ऊपर है, वो एक फैंथम सिटी है जो
की केवल सूरज की किरणें पड़ने पर ही दिखाई देती है और सन चेजिंग बर्ड उनके कोई पैर नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं उतर सकते और इसी वजह से वो हमेशा सन सिटी का पीछा करते रहते हैं। वो कभी भी जमीन पर उतरते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं और इसके बजाय तो एक फेरी को मारना काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। ज़ाबेन एक फेरी का नाम सुनकर काफी हैरान था, तो जियान उसकी बात सुनकर स्टाइल मारते हुए कहता है, हाँ सच में तुम बहुत ही बेकार इंसान हो। ज़ाबेन ने तो लेजेंडरी क्लास फ्लाइंग स्किल के बारे में पूछा है, तो इसी वजह से मैंने उसको इसके बारे में नहीं बताया। मैं मानता हूँ ड्रैगन गेट की वैली के पास फ्लाइंग एबिलिटी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट फर्टिलिटी स्किल हो सकता है, वो तो अप्सरा टेक्निक के एक सुपीरियर स्किल है, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन गेट फेरी एक एपिक क्लास की क्रीचर है। तो ये सुनकर जियाओ जियान उससे कहता है, एक अप्सरा बीस का अप्सरा टेक्निक ये तो फेरी के फॉलोअर्स को मिलता है। फेरी अप्सरा बीस से काफी तेज होती है, जिसकी वजह से उसको मारने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो ज़ाबेन उन सबकी बात सुनते हुए कहता है, अभी तो मैं एक एपिक क्लास की बीस को तो मार नहीं सका, जिसकी वजह से मैं सिर्फ केवल एक बार अप्सरा मंकी से लड़ा था, जिसको सिर्फ मैंने मारा था। तो ये बात सुनते ही ज़ाओ जियान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बोलता है, आखिर तुम इतने ज्यादा हड़बड़ा क्यों रहे हो? एक बार जब तुम सही हो जाओगे तब मैं, जियान और हाफेंग हम सभी ही तुम्हारे उस फेरी क्रिएचर को मारने में मदद करेंगे। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है, तो इसलिए अब तुम्हारा सीनियर उस एपिक क्लास क्रिएचर के बारे में कुछ पता करने जा रहा है। तो ज़ाबेन ये देखकर सरप्राइज से कहता है, अरे रुक जाइए, लेकिन ज़ाओ जियान उसकी बात ना सुनते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो ये देखकर ज़ाबेन कहता है, एक एपिक क्लास का क्रिएचर, सच में इस चीज के लिए ज़ाओ जियान काफी ज्यादा तैयार है, लेकिन जियान उसे बताता है इस चीज को अपने दिमाग में जरूरत से ज्यादा मत बैठाना, क्योंकि एक फेरी को मारना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होता है और इसमें तुम्हें काफी ज्यादा समय भी लग सकता है। तो ये बात सुनकर ज़ाबेन जैसे अपना मुंह खोलता है तो जियान सीधे उसके मुंह में दवाई डाल देता है, जिसकी वजह से ज़ाबेन का मुंह खराब हो गया था। तो ज़ाबेन उससे कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो ये बात सुनकर जियान उससे कहता है, अब तुम्हारा करंट मिशन जल्दी ही चालू होने वाला है, तो अब जल्दी से सही हो जाओ। जिसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ाबेन अब बिस्तर से उठकर अपनी एक्सरसाइज करके उस फेरी को मारने के लिए तैयार हो गया था और वहीं पर उसके टीचर उसे देखकर खुश होते हुए कहते हैं, तुम तो काफी ज्यादा तेजी से रिकवर हो गए। और साथ ही वो उन तीनों से पूछते हैं, लेकिन आखिर तुम चारों एक साथ छुट्टी क्यों ले रहे हो? और सब कुछ अब ज़ाओ जियान की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए वो दोनों से आगे कर देते हैं। तो उसको आगे भेजता हुआ देख ज़ाओ जिया उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने टीचर से बहाना बनाते हुए कहता है, हम सभी ने प्लान किया है कि हम हमारे न्यूबी को आसपास के चीजों के बारे में बताएंगे और उसे घुमाने ले जाएंगे। तो ये बात सुनकर उनका टीचर उन सभी के ऊपर शक तो करता है, लेकिन फिर भी उन सभी को परमिशन दे देते हैं। तो ये बात सुनकर वो चारों बांगड़ू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से जाते हुए ज़ाओ जिया ज़ाबेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक फेरी को भी ढूंढा है और अब तो उसे मारने के लिए मेरे हाथ में खुजली भी हो रही है और आखिरकार अब हम उससे फाइट भी करने वाले हैं। और उनका टीचर उनको देखते हुए कहता है, ये बच्चे कभी भी बड़े नहीं हो सकते। जिसके बाद ज़ाबेन रास्ते में चलते हुए अपने सीनियर से पूछता है, सीनियर क्या आपको लगता है कि हम लोग उस फेरी को मार सकते हैं? और साथ ही अपने मन में सोच रहा था, मैंने कई बार ड्रैगन पैलेस में उस फेरी को ढूंढने की कोशिश करा है, लेकिन आज तक कोई भी फेरी मेरे सामने नहीं आई है। लेकिन ज़ाओ जिया बड़े आराम से उससे कहता है, मुझे तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो ये सुनकर ज़ाबेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो हाफेंग उसे बोलता है, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब वहाँ पर ट्विस्टिंग इवेंट होते हैं। अगर हम लोगों को पहले से ही पता होता कि हम लोग उस फेरी का सामना कर सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम सभी यहाँ पर होते? तो ये बात सुनकर ज़ाबेन कुछ नहीं बोलता है और साथ ही अपने मन में कह रहा था, इन्हें देखकर ये तो पता चल गया है कि हमारे टीचर काफी ज्यादा मैच्योर हैं और काफी ज्यादा अच्छे भी हैं, तभी ऐसे सीनियर मुझे मिले हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन डजन केव का देखते हैं, जहाँ पर एक बड़े से लोटस के ऊपर एक टाइगर जैसा बीस बड़े बड़े पंख फैलाकर बैठा हुआ था और वहीं पत्थरों के पीछे ज़ाबेन और ज़ाओ जिया उधर ही छुपे हुए थे। जहाँ पे ज़ाबेन उसे देखते हुए कहता है, इसे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये कोई अप्सरा बीस्ट है। तो ज़ाओ जिया उसे बोलता है, क्या तुम उसके सिर पर वो मार्क देख रहे हो? ये फेरी का फर्स्ट फॉलोवर है, जिसकी वजह से इसे ये मार्क मिला है। और फेरी ज्यादातर डायमेंशनल क्रैक से आर पार नहीं जाती, पर अगर उनका फर्स्ट फॉलोवर उनके आसपास हो तो उसका यही मतलब है कि अभी फेरी डायमेंशनल क्रैक के अंदर जा चुकी है। तो ये बात सुनकर ज़ाबेन समझ गया था, तो यही वजह है कि अभी तक मैंने फेरी से इनकाउंटर क्यों नहीं किया। तो हाफेंग उससे कहता है, तो इसका मतलब यही है कि हमें उस फेरी को बाहर निकलने से पहले इस बीस को मारना होगा। इसलिए वो सभी लोग ज़ाबेन से कहते हैं। तो
जावेन चलो थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं क्योंकि तुम काफी समय से रेस्ट कर रहे थे। और ये कहकर जावेन को उस अप्सरा बीस्ट से लड़ने के लिए आगे भेज देते हैं। तो जैसे ही जावेन उस बीस्ट के सामने आता है तो बीस्ट जोर से रोर करता है और सीधे जावेन की तरफ तेजी से अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही उसका पंजा जावेन से लगता तो जावेन बड़ी आसानी से उस अटैक से डॉज कर लेता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है इस अप्सरा बीस्ट के अटैक गेम में बार बार खेलने की वजह से ये मेरे लिए काफी ज्यादा फेमिलियर हो चुका है। जिसके बाद जावेन अपने टीचर के शैटरिंग पाम का इस्तेमाल करते हुए 7 शैटरिंग पाम के फर्स्ट मूव सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये स्किल काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिससे वो अप्सरा बीस्ट काफी ज्यादा दूर जाकर एक ही झटके में मारा गया था। और वहीं पर उसके दोनों सीनियर ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, जहाँ पर जियान उससे कहता है यानी हमारे मास्टर ने इसे 7 शैटरिंग पाम काफी ज्यादा जल्दी दे दिए। जाओजिया भी ये देखकर थोड़ा उदास था तो जियान उससे पूछता है आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो जाओजिया उसे बताता है उस बंदर के चेहरे पर जो निशान बना हुआ था जिसको मैंने पहले देखा था वो उससे थोड़ा अलग है। लेकिन उसका इतना बोलना खत्म ही हुआ होता है लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर अंधेरा छाने लगता है, जहाँ पे उनके सामने एक ब्लैक कलर का सूरज दिखता है और सीधे उनके सामने एक फेरी अपेयर हो जाती है। जावेन उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है ये एक फेरी है, काले कपड़े, वाइट स्किन रिबन, इसी की वजह से इसके कलर काफी ज्यादा अलग थे, ये काफी ज्यादा मोरल है। वो तीनों भी ये देखकर काफी हैरान हो गए थे और हाफिंग उन्हें चिल्लाते हुए बताता है ये एक फेरी है, ऐसा नहीं हो सकता। जाओजिया भी अपने गन से उसके ऊपर कई सारे बुलेट शूट करता है लेकिन फेरी अपने वाइट रिबन के साथ उसे काफी ज्यादा आसानी से ब्लॉक कर लेती है। जाओजिया ये देखकर हैरानी से कहता है जैसा कि मैंने एक एपिक क्लास से उम्मीद करी थी, इस क्रिएचर के ऊपर मेरे क्रिस्टल ब्लड काम नहीं कर रहे, हम लोगों को इसके डोमेन के अंदर डिसएडवांटेज है, जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से भागना होगा। और ये कहते ही जाओजिया जल्दी अपना पीछे कदम बढ़ाता है तो वो उसके डोमेन से टकरा जाता है जिसकी वजह से बेचारे का मुंह पे चोट लग गई थी। जावेन भी ये देखकर सरप्राइज था और उसे देखते हुए कहता है ये तो एक बैरियर है और उन सभी के पास उस फेरी से लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसलिए जाओजिया अपनी गन को फेंक कर ब्लड स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जिसकी वजह से उसकी आंखें खून की तरह लाल लाल हो गई थी। जहाँ वो सभी से कहता है कदम जमीन पर टिकाओ और इसे लड़ने के लिए अपने हर एक चीज को बाहर निकाल लो क्योंकि हम लोग यहाँ पर मर नहीं सकते। तो ये बात सुनते ही वो दोनों अपने स्किल को बाहर निकाल लेते हैं और वहीं पर हमारा जावेन लोटस एंड के गॉब्लिन को बाहर निकालते हुए कहता है तो चलो लड़ते हैं। और फिर जैसे ही वो फेरी उन सभी के ऊपर अटैक करती है तो वो सभी भी उस अटैक से बड़े आसानी से डॉज करते हुए आसपास सरक जाते हैं। तभी जावेन उन सभी से कहता है तो चलो आगे बढ़ते हैं और वो चारों ही उस फेरी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वहीं पर जावेन बनाना फेरी के विंग को बाहर निकालते हुए उससे ग्रेट यंग विंग का अटैक करता है जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोल्ड एयर निकलती है। इसकी वजह से उस फेरी का अटैक भी ब्लॉक हो गया था और उसका बैलेंस थोड़ा सा डगमगाने लगता है। लेकिन तभी वो अपनी उंगली को घुमाते हुए एक अटैक को चार्ज करने लगती है और वो अटैक जाकर सीधे जावेन को लगता, लेकिन जाओजिया बीच में आकर अपने ब्लडी शॉट के साथ उस अटैक को काउंटर कर लेता है। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसे देखकर जाओजिया जावेन को टोंट मारते हुए कहता है तुम अपने फर्स्ट मिशन में मारे मत जाना। लेकिन जावेन वहीं पर अपने एसएस एनर्जी को स्विच कर लेता है जो कि डाउ सूत्रा था और उसे स्विच करते हुए कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही उसकी बनाना फेरी की लाइफ एसेंस काफी कम होने के बावजूद भी उस फेरी के कंधे के ऊपर बर्फ जम चुकी थी। और साथ ही उसे देखते हुए कहता है अगर ये दोनों सेम लाइफ क्लास के होते तो ये फेरी पूरी तरह से इस विंड एबिलिटी की वजह से जम चुकी होती। लेकिन वो फेरी इस सब चीज पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए फिर से अपने उस लेजर को एक्टिवेट करने लगती है और फिर सीधे जावेन के ऊपर फिर से अटैक कर देती है। लेकिन इस बार जावेन बड़े ही मुश्किल से उस अटैक से बच जाता है। लेकिन उस अटैक की वजह से जावेन का चेहरा थोड़ा सा जख्मी हो गया था, जहाँ पर उस अटैक को देखते हुए कहता है ये काफी ज्यादा फास्ट है। और अपने मन में सोच रहा था इस फेरी की स्पीड और एसएस एनर्जी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई है। लेकिन हाफिंग तेजी से फेरी की तरफ भागते हुए कहता है अब तुम सभी लोग मुझे कवर करो। और साथ ही वो अपने स्किल के एक्टिवेट करते हुए सीधे उस फेरी की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहा था जो उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ गया था। और फिर जैसे ही वो फेरी हाफिंग के ऊपर अटैक करती है लेकिन सबसे पहले जावेन आकर उस अटैक से बचा लेता है और दूसरे अटैक पर जाओजिया आकर उसे बचा लेता है। और ऐसा करने की वजह से हाफिंग काफी ज्यादा करीब आ गया था। तो ये देखकर फेरी फिर अपने बीम का इस्तेमाल करने लगती है लेकिन तभी नीचे से एक काली सी स्पिरिचुअल रस्सी आकर उस फेरी का पैर पकड़कर नीचे की तरफ खींच लेती है। ये देखकर वो फेरी और भी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी क्योंकि उसे ऐसा लगा नहीं था कि उसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है।
और वहीं हमें पीछे की तरफ जियान को भी दिखाया जाता है, जिसने अपने स्लोरिंग स्नेक की मदद से उसे नीचे की तरफ खींच लिया था। तो इस मौके का फायदा उठाकर हाफेंग अपने फाइनल ब्लो के साथ सीधे उसके पेड़ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस अटैक की वजह से उसको कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो अपने रिबिन के साथ हाफेंग को काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। लेकिन उसे पीछे गिरते हुए ज़ाओ बैन सही समय पर पकड़ लेता है, लेकिन उस अटैक की वजह से भी हाफेंग के मुंह से खून आ गया था और ज़ाओ बैन उससे कहता है ये एक एपिक क्लास का क्रीचर है, तुम एक ऐसे लौते इंसान नहीं हो जो कि इसे काफी ज्यादा रेकलेसली ले। तो हाफेंग उससे कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये चोट तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी वो फेरी थोड़ी सी सीरियस होते हुए अपने एक स्किल ग्रेविटी मार्क का स्किल एक्टिवेट करती है, लेकिन जियान ने अभी तक उसका पैर पकड़ा हुआ था और उस एनर्जी के फ्लो को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जियान उसकी पावर को डिवोवर कर रहा हो। और वो फेरी ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि उसका ये स्किल एक्टिवेट होने के बावजूद भी आखिर काम क्यों नहीं किया। लेकिन तभी ज़ाओ जिया अपने मून स्लैश के साथ सीधे आकर उस फेरी के ऊपर स्ट्राइक लगाता है, जिसकी वजह से उस फेरी को थोड़ी सी खरोच आ गई थी, लेकिन वो फेरी ज़ाओ जिया को अपने एक स्ट्राइक के साथ काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। और वहीं पर ज़ाओ बैन उसकी तरफ भागते हुए उसे देखते हुए कहता है आखिरकार हम लोगों ने सचमुच उसे थोड़ा बहुत डैमेज तो दिया, ये एक फाइट है। और ये कहते ही वो तीनों सीधे उसके पास आते हैं। तो ज़ाओ बैन उसके पास आकर सबसे पहले एक जोरदार पंच मारता है और वो फेरी जैसे अपने स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो जियान के डिफॉल्ट एट्रीब्यूट स्किल की वजह से उसकी स्किल की एनर्जी पूरी तरह से डिवोवर हो जाती है। वो अपने स्किल का नया यूज करते हुए देखकर फिर से कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए वो फेरी जल्दी से पीछे हटने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी इस चांस को देखते हुए ज़ाओ जिया और ज़ाओ बैन, जहाँ पे ज़ाओ जिया अपने मून स्लैश और ज़ाओ बैन स्लैशिंग नाइफ ऑरा को बाहर निकालते हुए, जहाँ पर वो दोनों ही एक साथ उस फेरी के ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं, जिस अटैक की वजह से वो सचमुच काफी ज्यादा घायल हो गई थी, जहाँ पे उसके बैरियर को टूटा हुआ देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मारी गई। तो ये देखकर ज़ाओ जियान कहता है लगता है हम लोगों ने इसका काम तमाम कर दिया। लेकिन ज़ाओ बैन को डीटिंग की पावर से सेंस हो जाता है कि उस फेरी ने अटैक किया है, जिसे सेंस कर ज़ाओ बैन उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन उसके पीछे खड़ा हुआ ज़ाओ जियान उसके चंगुल में आ गया था, जहाँ उस फेरी ने ज़ाओ जियान को काफी ज्यादा टाइट से पकड़ लिया था। जहाँ पर हम देखते हैं उस फेरी का एक और से बना हुआ स्टैचू बाहर आ जाता है और वो फेरी अभी कुछ ही समय में एक्सप्लोड होने वाली थी। तो उस फेरी को देखकर सभी लोग ये तो समझ गए थे कि ये सारी की सारी एनर्जी इकट्ठी कर रही है, इसका मतलब जल्दी ही वो फट जाएगी, तो हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। लेकिन ज़ाओ जिया यहाँ पर फंस चुका था, जिसकी वजह से वो उस फेरी से छूट नहीं पा रहा था। लेकिन तभी ज़ाओ बैन उस रिबिन को पकड़ लेता है। ये देखकर ज़ाओ जियान काफी कंफ्यूज था और वो ज़ाओ बैन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम वापस क्यों आ गए, क्या तुम भी यहाँ पर मेरे साथ मरना चाहते हो। लेकिन ज़ाओ बैन उसे देखकर अपने मन में कहता है ऐश पाम की एक तरीके की हिडन फोर्स है, अगर मैं उस मिस्टीरियस फोर्स को फोकस करता हूँ तो मैं इस स्किल को काट सकता हूँ। तो ज़ाओ बैन अपने ऐश पाम की सूत्रा का इस्तेमाल करता है तो वो रोप टूट जाता है। ज़ाओ जिया ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था और फिर जैसे ही ज़ाओ बैन और ज़ाओ जिया उस फेरी से दूर जाते हैं, जहाँ पर वो थोड़े से ही दूर जाते हैं और वो फेरी एक बड़े से एक्सप्लोजन के साथ वहीं पर फट जाती है। उस एक्सप्लोजन की वजह से पूरी जगह धुआं धुआं हो गया था। लेकिन हम वो चारों को देखते हैं कि वो चारों पूरी तरह से ठीक थे, जहाँ पर वो लोग ये देखकर खुश होते हुए कहते हैं आखिरकार हम लोगों ने एक म्यूटेंट फेरी को मार डाला। और उस फेरी के मरने की वजह से वहाँ पर एक क्रिस्टल मिला था, जिसे देखकर वो सभी लोग कहते हैं ये तो एक स्किल क्रिस्टल है। तो ये देखकर ज़ाओ बैन उन सभी से कहता है मैं आप सभी को इस स्किल की वजह से पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ज़ाओ जिया मुस्कुराते हुए कहता है मैं पैसे नहीं लूंगा, लेकिन मैं जब किसी डायमेंशनल क्रेशर से लड़ने जाऊंगा तो तुम वहाँ पर भाग मत जाना। तो ये बात सुनकर ज़ाओ बैन उन सभी से कहता है ठीक है, और ज़ाओ बैन उस स्किल क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है और साथ ही वो उन सभी से पूछता है क्या एक लेजेंडरी क्लास एक एपिक क्लास के क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व कर सकता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वो चारों अपने टीचर के पास पहुंच गए थे, जहाँ पर उनका टीचर अपने लाइफ एसेंस के साथ उन सभी का घाव ठीक कर रहा था। ज़ाओ बैन उसको अपनी बॉडी पर गिरता हुआ देखकर कहता है मेरा दर्द पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मेरा घाव काफी ज्यादा तेजी से ठीक हो रहे हैं, तो ये मेंटोर का लाइफ सोर्स है। लेकिन वो टीचर उन तीनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर तुम किस तरीके के सीनियर हो कि ज़ाओ बैन के थोड़े ही रिकवर होने के बाद ही तुम लोग इसे इतने बड़े खतरे में डाल दोगे। और फिर वो ज़ाओ बैन से कहते हैं तुमने मुझसे एक एपिक क्लास के क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व करने के बारे में कहा था। ज़ाओ बैन उनसे कहता है हाँ। तो ये बात सुनते ही उसका टीचर उससे कहता है तो
तो ऐसा है तो उसे बाहर निकालो कि ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल तो है एक स्किल को जो कि तुम्हारे लाइफ क्लास के अपर लेवल के डायमेंशनल क्रिएचर का हो उसे अब्सॉर्ब किया जाए, पर दूसरी तरफ एक स्किल क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करना इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है, क्योंकि एसेंशियली डायरेक्ट वेटेलिटी स्किल से जुड़े हुए होते हैं, ना कि तुम्हारे लाइफ क्लास से डायरेक्टली कनेक्ट हुए होते हैं, जहाँ पे इस तरीके की कुछ स्किल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट भी चाहिए होती है जिससे उन वेटेलिटी स्किल को रिक्वायर्ड तरीके से फंडामेंटल एक्टिवेट कर सकें, वरना वो सही से एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। और कुछ कंडीशन केवल हायर क्लास के लिए होती है जिसकी वजह से ये नेचुरली काफी ज्यादा रिस्की भी हो जा सकता है। ज़ाबिन ने सब सुनकर थोड़ा सा हैरान था, जिसके बाद वो उन सभी से कहते हैं तो ठीक है, ये काफी ज्यादा रेयर है कि तुम सभी एक साथ इंजर्ड हो चुके हो, तो चलो इसलिए आजाद आराम कर सकते हो। तो ये बात सुनकर जाओ जियान काफी ज्यादा खुश हो गया था, और फिर जैसे ही जाओ जियान ज़ाबिन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस चीज का वेट कर रहे हो, तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो ज़ाबिन वहीं पर अपने मोबाइल से उसकी स्किल की फोटो खींच रहा था, जहाँ पर उसे इस म्यूटेंट फेरी डायमेंशनल क्रिएचर के बारे में पता चलता है कि उसकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि उसकी स्पीड स्टेट 21 से ऊपर होना चाहिए। ज़ाबिन ये देखकर अपने मन में कहता है इसमें तो एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जैसा कि अभी हमारे टीचर ने कहा, और इस तरीके की स्किल मैं पहली बार देख रहा हूँ जिसके अंदर स्पीड की रिक्वायरमेंट है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर ज़ाबिन अपने घर पहुंच चुका था और हमारे बकरे भाई को देखकर अपने मन में कहता है ऐसा लगता है मेरे भाई ली जियान ने इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि ली जियान की हालत क्या हुई होगी इसको ज्यादा ध्यान रखने में। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ाबिन नहा धोकर बाहर आ गया था और उसे देखते हुए कहता है जैसा कि मुझे लगा था, मैं अकेले इस नॉर्मल फेरी को भी नहीं मार सकता, बस ये केवल समय की बात है कि वो लोग मुझे जल्दी ही मार देते हैं। अब मुझे बस 21 स्पीड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी मेरी करंटली स्पीड 18 है जो कि मैंने गेम में कल्टीवेट करने की वजह से अचीव की है। और जैसे जैसे मेरे स्टेट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लास क्रिस्टल के एफिशिएंसी कम होती जाएगी। अगर मुझे मेरी एफिशिएंसी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ानी है तो मुझे एपिक क्लास के क्रिएचर को मारकर उनके क्रिस्टल को लेना होगा। और साथ ही ज़ाबिन अपने यूनिक मेंटर की पावर को जानते हुए कहता है जो कि एक लाइफ सोल होती है उसके अंदर एक मिस्टीरियस पावर होती है जो कि ऐसी कोई और वेटेलिटी स्किल आज तक हमने कभी नहीं देखी। और इन सब के अलावा जो कि मेरे पास ग्रेटर टीममेट हैं जिसकी वजह से मैं किसी भी तरीके के नॉर्मल एपिक क्रिएचर को मार सकता हूं। पर अगर मुझे हाई क्लास स्पीड क्रिस्टल चाहिए तो इसके लिए मुझे अपने लेजेंडरी लेवल को एडवांस करना होगा, जिसके लिए मुझे हायर क्लास की क्रिस्टल की जरूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ाबिन का फोन बज रहा था, जहाँ पर ज़ाबिन नींद से जागते हुए कहता है आखिर सुबह सुबह किसका फोन आ गया। और फिर जैसे वो फोन उठाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं हमारा बटलर आशैन है। तो आशैन उसे माफी मांगते हुए कहता है आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ कर देना। और वो ज़ाबिन से यंग मास्टर बोलता है, जिसकी वजह से ज़ाबिन उसे बोलता है कि मुझे यंग मास्टर मत बुलाओ, तुम सिर्फ मुझे नाम से बुलाया करो। तो ये बात सुनकर बटलर हंसते हुए कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें अब से ज़ाबिन बोलूंगा और तुम मुझे आशैन बोल सकते हो। हम लोगों ने मैडम को काफी ज्यादा लंबे समय से वेट करवा दिया है। तो ये बात सुनकर ज़ाबिन कहता है क्या सिस्टर लैन, मैं तो उनको आंसर देना तो भूल ही गया था कि मुझे होली लैंड जाना है कि नहीं। और फिर जैसे ज़ाबिन सिस्टर लैन के घर पहुंचता है तो वो उन्हें कहता है ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो सिस्टर लैन ये जानकर हैरान होते हुए कहती है क्या तुम सचमुच इस चीज से अपना कदम पीछे हटाना चाहते हो? ज़ाबिन ये तुम्हारी जिंदगी में केवल एक बार आने वाला मौका है। ज़ाबिन अगर एक बार तुमने इस चीज के लिए मना कर दिया तो तुम हमेशा के लिए इस चीज से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्या तुम इसके बाद भी वहाँ पर नहीं जाना चाहते? ये जानकर भी कि होली लैंड के ट्रायल एक रिवॉर्ड से कम नहीं है और यहाँ तक भी काउंटलेस लोग इस चीज का सालों सालों वेट करते हैं, तुम एक बार और इसके बारे में सोच लो। तो ज़ाबिन अपने मन में कहता है ये तो बिल्कुल सही है, पर मैं इस तरीके से किसी और की जगह पर वहाँ नहीं जाना चाहता। मेरे पास कई सारी मिस्टीरियस पावर है और ये वियर्ड लाइफ पहले से ही काफी ज्यादा अजीब है और इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं अपने इमोर्टल सूत्रा को भी खो दूं, और इसलिए मुझे होली लैंड को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, भले ही ये कितना भी ज्यादा जरूरी क्यों ना हो। और अगर मुझे कोई इसके लिए बेवकूफ भी बोलता है तो मुझे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये सुनने के बाद सिस्टर लैन पूरी तरह से चुप हो जाती है। तो आशैन उससे कहता है मैडम क्या मैं कुछ समय तक ज़ाबिन से बात कर सकता हूँ? तो ये बात सुनकर लैन उससे कहती है मैं ज़ाबिन की डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो इस चीज के लिए हाँ बोले या ना। तो फिर जैसे ज़ाबिन
जॉबिन वहाँ से चला जाता है तो आशेन उसके पीछे आकर उसे रोकते हुए कहता है क्या आप सच में वहाँ पर जाने से मना कर रहे हो? तो जॉबिन उससे कहता है हाँ। तो आशेन ये सुनकर उससे कहता है तो ठीक है, मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि आपने अपना डिसीजन तैयार कर लिया है, लेकिन अगर आपके पास कुछ मिनट हो तो क्या आप मुझे वो समय दे सकते हैं? जिसके बाद वो जॉबिन को एक रूम में अंदर ले जाता है जहाँ पर आशेन उससे कहता है ये रूम काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जॉबिन को ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर वो उसे इस रूम में क्यों लेकर आया है, और तभी वो अचानक अपने कपड़े उतारने लगता है। तो जॉबिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे देखकर काफी घबरा गया था। और फिर जैसे ही आशेन ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए थे, आई मीन ऊपर के कपड़े उतार दिए थे, जहाँ उसको देखकर जॉबिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम आशेन को देखते हैं जिसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ऐसी बहुत ही सारी जंग से लड़ चुका है जिसमें उसकी जान जाते जाते बची है और उसके घाव बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। लेकिन आशेन जॉबिन को अपनी बॉडी दिखाकर उससे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करिएगा कि मुझे आपको ये दिखाना पड़ा। इसमें से कुछ घाव ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं कि वो अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं और ये मेरी पूरी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। जॉबिन ये देखकर उससे पूछते हुए कहता है क्या ये सभी वही हैं? तो आशेन उससे कहता है हाँ, ये सभी घाव डायमेंशनल क्रिएचर का सामना करने की वजह से हुआ है और फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि केवल तुम और मैं, हम दोनों को ये चैलेंज करना पड़े। ये सुनकर जॉबिन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो आशेन साइड में ले जाकर उसे पर्दा खोलते हुए उसे सामने की तरफ दिखाते हुए कहता है जब से इस दुनिया में म्यूटेशन चालू हुई है बॉर्डर पर डायमेंशनल और ह्यूमंस के बीच में, जहाँ पर कई सारे सोल्जर उस डायमेंशनल बीच से निकलने वाले मॉन्स्टर से इंसानियत की रक्षा करते हैं और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सेफेस्ट जोन की रक्षा करने के लिए आधे से ज्यादा भी लोग अपनी जान दे देते हैं और हाल ही में डायमेंशनल क्रिएचर ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बैरियर को तोड़कर अचानक से सेफेस्ट एरिया में आना चालू कर दिए हैं, जिसकी वजह से फेडरेशन एक डायमेंशनल पीस के अंदर अटकी हुई है और वो इस सब चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये सुनकर जॉबिन समझ गया था कि अच्छा, इसी वजह से वो सर्पेंट स्नेक और वो सपेस्ट बीस्ट ने मेरे ऊपर अटैक किया था। वो सभी डायमेंशनल एरिया को तोड़कर यहाँ पर आए थे। और आजिन उसे आगे बताते हुए कहता है ये तुम्हारी सोच से भी काफी ज्यादा बदतर है। ऐसे कई सारे रीजन हैं कि वो अभी भी उलझे हुए हैं कि आखिर ये डायमेंशनल म्यूटेशन क्यों हो रही है, ये डायमेंशनल क्रिएचर आखिर इस तरीके से अचानक से सारे रिस्ट्रिक्शन को तोड़कर इतने बुरी तरीके से क्यों आ रहे हैं, और अगर एक बार इसके बारे में पता चल जाए तो ये कोलैप्स पूरी तरह से खत्म हो सकता है, वरना ब्रेक थ्रू बढ़ने की वजह से कई सारे इनोसेंट लोगों की जान और भी ज्यादा बड़े खतरे में आ सकती है। और इसी मैटर ऑफ फैक्ट की वजह से ये इनवैलिड डायमेंशनल एरिया हमारे काफी ज्यादा क्लोज खुल रहे हैं और अभी ही माउंट क्यूजी पर एक हादसा हुआ था, कुछ समय पहले ही हुआ है। तो ये बात सुनकर जॉबिन काफी हैरान हो गया था। तो और आशेन उससे आगे कहता है कि यही वजह है कि आपको इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपको इतने ज्यादा परेशान होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने अपने हाथों से ही अपने एक साथी को मरता हुआ देखा था। और अगर समय आने पर आपके पास इतनी पावर नहीं हुई कि आप इन सभी मॉन्स्टर से लड़ सकें, और अगर आपके पास इतनी भी पावर नहीं हुई कि आप अपनी फैमिली को नहीं बचा सके जिनकी आप परवाह करते हैं, इसलिए ये डिवाइन गिफ्ट वन ऑफ द रेयर चांस है जिसे आपको ऑब्टेन कर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये बताने पर आपको कुछ तो समझ में आया होगा, तो इसलिए प्लीज सावधानी के साथ इस चीज का डिसाइड करिएगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इससे इस दुनिया में सरवाइव करना आपको और भी ज्यादा आसान बना देगा। लेकिन जॉबिन पहले ही अपना डिसीजन ले चुका था, इसलिए बड़े आराम से कूल तरीके से उससे कहता है तुम्हारा मुझे ये सब बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अभी भी अपने डिसीजन के ऊपर अटका हुआ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आजिन के एबिलिटी के साथ ये अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, और अगर भले ही मैं इसके साथ इनवैलिड हो जाता हूँ तब भी मैं किसी और के बिजनेस में नाक नहीं अड़ाना चाहता। मुझे सिस्टर लैंड की बात को काटते हुए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है, लेकिन मैं इसको हाँ करने के बाद खुश तो नहीं रहूंगा क्योंकि मैं किसी और की अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद अपने आप को ग्रेट दिखाऊं। भले ही मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं सबकी रक्षा करने के लिए इनफ पावर ढूंढ लूंगा। तो ये बात सुनकर आशेन मुस्कुराते हुए कहता है जैसा कि मैडम ने कहा था, भले ही तुम दोनों सगे ब्रदर ना हो पर फिर भी तुम दोनों का गुस्सा एक जैसा है। तो ये सुनकर जॉबिन मन में कह रहा था आखिर ये चीज तुम हमारे साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, और साथ ही वो दोनों एक दूसरे के साथ और भी कई सारी बातें करते हैं जो कि हमारे काम की बिल्कुल नहीं है। और साथ ही जॉबिन अपने मन में यही सोच रहा था आखिर मेरे बेवकूफ फादर
इस समय कहाँ चले गए हैं। उन्हें तो इस समय सिस्टरलैंड के आसपास ही रहना चाहिए। तो आशेन उससे कहता है मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे दूसरे लोगों के लिए खास तो नहीं है और उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि मैं केवल इस फैमिली के लिए पैसे के लिए ही जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन केवल मैडम, यंग मास्टर और माई लेडी, उन लोगों ने मुझे इस फैमिली का हिस्सा माना है, लेकिन मैं उनके खून से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं उनके एक फैमिली का हिस्सा हूँ और मैं कभी भी अपना पास्ट नहीं भूल सकता। आशेन, मुझे ये नाम वॉर लॉर्ड ने दिया था जब उन्होंने मुझे एक खाली रास्ते पे पड़ा हुआ देखा था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन ज़ॉबेन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ॉबेन इसी के बारे में सोच रहा था। लेकिन वो हमारे बकरे भाई को देखकर बड़े आराम से कहता है अगर मान लो हमारे घर के अंदर एक एपिक क्लास का डायमेंशनल क्रिएचर आ भी गया तो वो तो इसके सामने तो नहीं टिक सकता। और साथ ही अपने मन में सोच रहा था आखिर वो सपना जो अपोकलिप्स का मैंने देखा था, ऐसा लगता है कि वो कोई सपना नहीं, शायद एक झलक थी। और फिर जैसे ही वो अपना गेम को चालू करता है तो उसे सामने डेड ट्री के आइकॉन पर वाइब्रेशन होना चालू हो जाता है। ज़ॉबेन उस पेड़ को देखकर हैरान होते हुए कहता है मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। और फिर जैसे ही ज़ॉबेन डेड ट्री के पास जाता है तो उसे वहाँ से डेड मैन ट्री का फ्रूट यानी कि डायमेंशनल एग मिलता है, जहाँ पर उस एग को देखकर हैरान होते हुए कहता है ये तो बिल्कुल देखने में पूरी तरह से डायमेंशनल एग की तरह लग रहा है। जहाँ पर वो इसके स्टेटस को चेक करता है तो सचमुच ये देखकर हैरान हो गया था क्योंकि ये वही डॉक्टर का था जो कि एपिक क्लास का है और ये सचमुच एक एग है। और ये चीज जानकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था कि इस डेड ट्री के ऊपर लाइफ को स्टक करने वाला फ्लावर डायमेंशनल एग को जन्म देता है। यानी ये चीज समझ लो आप डेड ट्री की पावर है। और फिर ज़ॉबेन इस एग को देखकर कहता है ये तो एपिक क्लास का है, यानी इसे हैच करना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा। लेकिन ज़ॉबेन कहता है ये काफी ज्यादा रिस्की तो है, लेकिन मैं बॉटम ब्लाइंड पर हूँ तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ। और ये कहते हुए डार्क डॉक्टर कंपेनियन बीस्ट को हैच करना चालू कर देता है।